स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। आज हम अपनी क्लास 5 का चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की पढ़ेंगे। मतलब इस पार्ट में हम हिमालय पर्वतीय इलाकों की क्या चुनौतियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है, जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक मतलब कि जवान कुली ने उन्हें बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, और बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। किसने बोला? किशन ने। कितना दूर? जवाहरलाल जी ने पूछा। तो 8 मील साहब, कुली ने उन्हें उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली, मतलब उनसे भी पूछने की चेष्टा रखे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हुए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानने के लिए पूछा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी। फिर उन्होंने बोला। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल नेहरू बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाके दिखाई दे रहे थे। वनस्पति रहित मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, ठीक है। और चट्टानी इलाके दिखाई दे रहा था। उसका फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था ग्लेशियर देख के कि जैसे वो जवाहरलाल नेहरू जी के स्वागत में आगे बढ़ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियों पर आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला, दुर्गम मतलब जो क्या है, जहाँ जाना कठिन हो, मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, ठीक है। जवाहर इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सब रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया, अब गाइड। गडेरिया मतलब जो क्या करते हैं, भेड़ चढ़ाता है, ठीक है। बस 8 मील हो तो पार करने। जोश में आकर जवाहरलाल नेहरू चढ़ाई चढ़ने लगे। यूँ 8 मील की दूरी कोई बात नहीं होती, कोई बहुत नहीं होती, जवाहरलाल सोचते हैं। लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दुभर हो गया था। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। रास्ता बहुत वीरान था, खाली खाली सा था, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। कहीं एक फूल दिखा तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, शांति थी। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताज की ओर स्फूर्ति भी देती, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बढ़ते जा रहे थे। जो मतलब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए त्यों तो मतलब वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स की ओर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम ऊपरी चढ़ाई चढ़ते तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, हमारे वातावरण में। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुली की नोक से खून भी बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया था। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई थी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। अब देवता के मुकुट के समान लगना था उस समय उनके लिए, वो किसी भगवान के भेजे गए मददगार से कम नहीं था। क्योंकि वहाँ हर जगह खड़ी चढ़ाई थी और वहाँ उन्हें एक मैदान मिला जहाँ पे वो विश्राम कर सकते थे। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल नेहरू की चाल में ढीलापन ना था, वो बदन में सुस्ती भी बिल्कुल नहीं थी। हिमालय ने चुनौती जो दी थी उन्हें, निर्गम पथ पर पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने उन्हें कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर लो, अब आधे मील का मैदान ही तो काफ़ी है।
कहकर बाकी है कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कूलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल ने फुर्ती से बढ़ रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिखा रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में अंदर धंस जाता था। बहुत नाप कर वो कदम रख रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई है, मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार। मतलब ऐसा लग रहा था उस गाय को देख के जैसे वो अपना मुंह खोल के बैठी कि कोई आके उसके में गिरे। अचानक उनका पैर फिसला, वो लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए। किसने बोला? किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति पर भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ चट्टाने चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने उनको हिम्मत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण ही ऊपर खींच लेना तो आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों ने उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्का सी पेंग बड़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर उन्हें अपने पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ उनको सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़ एक कदम ऊपर की ओर बढ़े। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियों भी जैसे उनकी कटने लगी थी, पर जवाहरलाल नेहरू उस तरह ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल नेहरू ऊपर पहुंचे। धीरे धीरे वो ऊपर पहुंचे और मुड़कर ऊपर से जब उन्होंने नीचे देखा तो देखा कि खाई कितनी गहरी थी। ठीक है, शुक्र है भगवान का। किसने कहा? भाई ने गहरी सांस ली। जवाहरलाल नेहरू के भाई ने ये बोलकर गहरी सांस ली। और फिर सांप चोट तो नहीं आई? किसने पूछा? कूली ने। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल नेहरू फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे में हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश उठा नहीं। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में थी। तो खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास क्या था? नहीं था। तो क्या हुआ? अब उनके पास ऊंचाई वो करने का उचित सामान, मतलब ऊंचाई पार करने का उनके पास, खाइयाँ पार करने के लिए उनके पास उचित सामान नहीं था। तो इस वजह से अब जवाहरलाल नेहरू ये जान गए थे कि वो क्या करेंगे। वो अब अमरनाथ तो नहीं जा पाएंगे। तो निराश होकर जवाहरलाल नेहरू को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना उनका पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां जो थी वो हमेशा जवाहरलाल नेहरू को आकर्षित करती रही। ये किसने लिखा है? सुरेखा पड़ंदीकर ने। ठीक है, ये देखिए भारत का नक्शा है। यहाँ क्या क्या है, कहाँ क्या है, ये पूछा है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो आपको बोला है कि देखिए, अब लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है, ये बोला है पहले प्रश्न में। ठीक है, देखो उपरोक्त तीन ही प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी अब आप अपनी क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे नक्शे पर। ठीक है, देखिए लद्दाख कहाँ है? यहाँ है। आपका घर कहाँ है? जैसे हमारा घर कहाँ है? हमारा घर है उत्तराखंड में, तो ये है हमारा घर उत्तराखंड। ठीक है, आपका घर कहाँ है? जहाँ भी आपका घर है आपको वहाँ पे चिन्हित करना है, देखना है। ठीक है, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हो, वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है, ये आपको अनुमान लगाना है। कितने दिन लग सकते हैं। देखिए, अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा शायद उत्तराखंड से लद्दाख जाने में 3 दिन लग जाएं शायद, है ना।
अब किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोककथा राग की रस्सी पढ़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। आपको नक्शे में तिब्बत को ढूंढना है, ये भी आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब क्या वाद विवाद। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों को उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। अब यहाँ हम देखो हरे भरे पेड़ भी नहीं थे, ना बर्फी, और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो इसलिए शायद लोगों बर्फीला इलाका होने के कारण लोगों का आना जाना भी मतलब था, मतलब लेकिन लोगों को यहाँ पे उदासी इसलिए लगती थी क्योंकि यहाँ पे हरियाली नहीं थी, वनस्पति रहित था। ओके, बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक लगती। घर, बाजार, स्कूल, खेत। देखो अब घर जब घर के लोग बाहर चले गए तब आदर्श लगती है। कब यहाँ रौनक होती है, जब घर के सभी लोग घर में होते हैं, ठीक है, और प्यार से बोलते हैं, बातें करते हैं। बाजार में दोपहर के समय ज़्यादातर, क्योंकि लोग शाम के समय और त्योहारों के अवसर पर ही जाते हैं। रौनक ज़्यादातर शाम के समय और त्योहार के अवसर पर रहती है। जगह कौन सी, स्कूल। कब उदास रहते हैं लोग, जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है। और कब यहाँ रौनक लगती है, जब स्कूल में बच्चे रहते हैं, वहाँ रौनक ही रौनक होती है। जगह कौन सी, खेत। कब उदास होते हैं, जब फसल कट जाती है और खेत परती हो जाते हैं। और क्या रौनक कब रहती है, जब खेत में फसल लहलहाती है, ठीक है। अब क्या, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रास्तों की कठिनाइयों का पहले ही अंदाज़ा लगा लेना और अलग हट जाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हमें कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और जोश होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसके सहारे हम कठिनाइयों को जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक पार कर पाए। फिर यदि आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो तो तब वापस मुड़ जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कोशिश ही ना करना, हार मान जाना, ये मनुष्य के स्वभाव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से हमें अफसोस या दुख भी नहीं होगा, बल्कि और हमें अपने आप पे गर्व होगा। और ऐसा ही सबको करना चाहिए। जवाहरलाल ने वही किया जो एक महान पुरुष करता है। कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों के छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर एक जगह पर चिपकाया जाता है। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसलिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। कोलाज आपको बनाने अलग अलग पहाड़ों, विभिन्न प्रकार के पहाड़ों, विभिन्न दृश्य की पहाड़ों की चित्र से उनको अलग अलग काट के चिपकाना है, ठीक है। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हों जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हैं या मन से उठने वाली भावनाओं को बता रहे हैं। अब इन दोनों कोलाजों को कक्षा में प्रदर्शित करना है आपको, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला तुम्हारी समझ से। इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो, उसके बारे में आपको लिखना है, अगर आपको कोई यात्रा याद आ रही है तो, ठीक है। अब क्या, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। जवाहरलाल को क्या क्यों छोड़ना पड़ा अमरनाथ का सफ़र। उनको अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था और जवाहरलाल नेहरू का एक बार पैर ऑलरेडी फिसल चुका था। मतलब अब जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। जवाहर, किशन, कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण वे पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी से सिर के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सके। एक बार जवाहरलाल के साथ ऐसी घटना भी हुई थी ना, तो रस्सी से बंधे होने के कारण ही किशन और कुली उन्हें खाई में से सुरक्षित ऊपर खींच पाए, ठीक है। अब क्या है, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं, ऐसे कौन सी चुनौती भरे काम जो तुम करना पसंद करोगे। देखो अब क्या है, कुछ लोगों को पर्वतारोहण इसलिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खतरा होता है, असाधारण काम करने की लालसा होती है कुछ लोगों को, तो उन लोगों को वो अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है, कौन सी चुनौती भरे काम है, आपको जो चुनौती भरा काम कर लगता है वो आपको करना है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। बोलते पहाड़। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं
ऐसा भी वाक्य है जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढने हैं आपको, ठीक है, जिसमें किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया हो। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।